स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट रूफ। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूफ्स। ठीक है, रूफ्स पढ़ने वाले हैं। रूफ से आप क्या समझते हो? जब आप कोई स्ट्रक्चर्स बनाते हो, स्ट्रक्चर्स जनरली अपन बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो बिल्डिंग का अपर मोस्ट पोर्शन आपका होता है, क्लियर? तो रूफ्स को मैं क्या बोलूंगा? अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग का अपर मोस्ट पार्ट आपका जो होगा उसको आप क्या बोलते हो? रूफ्स बोलते हैं। अब जो अपर मोस्ट पार्ट आपका बिल्डिंग्स का होता है, यह क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहला प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कवरिंग। क्या प्रोवाइड कराता है? एक कवर प्रोवाइड कराता है आपके स्ट्रक्चर को। क्लियर? तो मैंने क्या बोला है यहाँ पे? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कवरिंग टू प्रोटेक्ट। अब स्ट्रक्चरल कवरिंग यहाँ पे जो प्रोवाइड किया गया है रूफ्स के द्वारा, इसलिए टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम बैक। द बिल्डिंग फ्रॉम बैक। क्लियर? रूफ्स क्या होता है आपका? किसी बिल्डिंग का अपर मोस्ट पार्ट जो आपका होता है वो आपका रूफ कहलाता है। क्लियर? यह स्ट्रक्चरल कवरिंग आपकी प्रोवाइड कराता है किसी भी बिल्डिंग्स की, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, और आपकी बिल्डिंग्स को या स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है बैक से। क्लियर? क्लियर है आपको डेफिनेशंस? डेफिनेशंस क्लियर है आपको रूफ्स की? तो अब यहां पर नेक्स्ट समझेंगे रूफ्स की कैटेगरी। रूफ्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्लियर? रूफ आपका कितना है? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग आप डाल देना क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पर क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में पहला जो आपका रूफ आता है दैट इज फ्लैट रूफ। पहला टाइप आपका जो रूफ का है वो कौन सा है? फ्लैट रूफ। क्लियर? और इसको आप ट्रेस्ड रूफ भी बोलते हो। क्लियर? टेरेस्ड रूफ, टेरेस्ड रूफ और फ्लैट रूफ क्लियर एक ही है आपकी। नेक्स्ट पिच, तो पिच्ड और स्लोपिंग रूफ। क्लियर? सेकेंड टाइप आपका कौन सा है यहाँ पे? पिच्ड और स्लोपिंग रूफ। क्लियर? नेक्स्ट आपका है कर्व्ड रूफ। नेक्स्ट आपका है कर्व्ड रूफ। ठीक है? नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर आता है क्वेश्चंस, वो क्या आएगा? सॉरी क्वेश्चंस बोल रहा हूं। नेक्स्ट टाइप जो आपका है दैट इज कर्व्ड रूफ। तो यहाँ पर रूफ को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, फ्लैट रूफ, पिच्ड और स्लोपिंग रूफ, एंड थर्ड आपका है यहाँ पे कर्व्ड रूफ। क्लियर? अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है चॉइस ऑफ द रूफ। आप अपनी बिल्डिंग्स में कौन से रूफ की चॉइस करोगे, यह चीज किस पर डिपेंड करेगी। क्लियर? चॉइस ऑफ द टाइप ऑफ रूफ विल डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करेगी? तो पहला यहाँ पर पॉइंट अगर बोले कि चॉइस किस पर डिपेंड करेगी कि आप फ्लैट रूफ बनाओगे, पिच्ड या स्लोपिंग रूफ बनाओगे, या फिर आप कर्व्ड रूफ बनाओगे। ठीक है? तो यहाँ पे पहला आता है क्लाइमेटिक कंडीशन।
पहला पॉइंट क्या आएगा आपका, क्लाइमेटिक कंडीशंस। आप जिस एरिया में अपना घर बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें किस टाइप का रूप आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको सबसे पहले उस एरिया का या लोकेलिटी का आपको क्या क्लाइमेट चेक करना है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन आपका यहाँ पे हो जाएगा पहला पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे कि आप बिल्डिंग का किस टाइप का शेप प्रोवाइड करा रहे हो, तो सेकंड आपको क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे, शेप ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग का शेप क्या है। ठीक है, इस पर भी चॉइस डिपेंड करेगी आपकी शेप ऑफ बिल्डिंग्स पर। नेक्स्ट कि मटेरियल, कौन सा मटेरियल यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। क्लियर, कि मटेरियल्स आपका यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, उसके बेसिस पर आप रूप्स को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग कितनी इंपोर्टेंट है। क्लियर, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग। तो टाइप ऑफ रूप्स की जो आपकी चॉइस है कि आप किस टाइप का रूप्स प्रेफर करोगे, तो वो किन चीजों पर डिपेंड करेगी, क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करेगी, शेप ऑफ बिल्डिंग पर डिपेंड करेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है आपका इंपोर्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग आपकी कितनी इंपोर्टेंट है। तो एक पॉइंट है, इसमें लिख लेना आप, द चॉइस ऑफ द टाइप ऑफ रूफ, द चॉइस ऑफ द टाइप ऑफ रूफ विल डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, shape of building, availability of materials, importance of buildings, इस पर डिपेंड करेगी। क्लियर, अब एक एक करके अपन सारे रूप समझ लेते हैं। फ्लैट रूप को समझते हैं सबसे पहले, फ्लैट रूप्स। क्लियर, अब देखो फ्लैट रूप की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो फ्लैट रूप आपके क्या हो सकते हैं, आइदर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि आपका जो फ्लैट रूफ होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो सकता है, और प्रैक्टिकली हॉरिजॉन्टल विथ सिलोप। देखिए फ्लैट रूफ जो आपका होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट है, या फिर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल विथ स्लोप यहाँ पर होता है। अब स्लोप यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, तो स्लोप का मतलब ये नहीं बोला है कि आपने बिल्कुल बहुत ज्यादा स्लोप यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर, तो यहाँ पे जो स्लोप की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे जो स्लोप आपका होगा वो क्या होगा, लेस देन 10 डिग्री। क्लियर, 10 डिग्री से कम का आपका यहाँ पर स्लोप होगा। अच्छा, ये स्लोप यहाँ पे प्रोवाइड करने का मेन रीजन जो था कि आपका जो रेन वाटर होगा, क्या होगा, रेन वाटर होगा, वो क्या हो जाए आपका, इजीली ड्रेन हो जाए। क्लियर, हॉरिजॉन्टल विथ स्लोप में आपने स्लोप जो प्रोवाइड किया है लेस देन 10 डिग्री किया है। ठीक है, इसलिए किया है कि जो आपका रेन वाटर रहेगा वो इजीली आपकी फ्लैट रूप से क्या हो जाए, ड्रेन ऑफ हो जाए। क्लियर, अब अगर फ्लैट रूफ के कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। क्लियर, अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो सेम
एज फ्लोर, जैसा फ्लोर का आपका कंस्ट्रक्शन होता है वैसे ही आप फ्लैट रूफ का कंस्ट्रक्शन करते हो। क्लियर? बट एक्सेप्ट, बट यहां पे याद रखना कंस्ट्रक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फ्लोर, एक्सेप्ट, अभी मैं आपको बता चुका हूं एक्सेप्ट क्यों बात की गई है, एक्सेप्ट द टॉप सरफेस इज मेड स्लाइटली स्लोप। क्लियर? एक्सेप्ट टॉप सरफेस इज मेड स्लाइटली स्लोप। ठीक है? क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फ्लैट रूफ्स को कहां बनाते हो? इंपॉर्टेंट है आपका, फ्लैट रूफ्स को आप कहां पर कंसीडर करते हो या किस लोकेशन पे आप इसको कंसीडर करोगे? तो सबसे पहला यहां पे ये आएगा कि ऐसी बिल्डिंग्स जो प्लेन एरिया में आप बना रहे हो, इसका बना रहे हो प्लेन एरिया बना रहे हो और साथ में हॉट रीजन, हॉट रीजन जहां पे थोड़ी सी गर्मी आपकी पड़ती हो। क्लियर? प्लेन एरिया और हॉट रीजन्स की बात की है, साथ में ऐसा एरिया प्लेन और हॉट रीजन्स के साथ साथ यहाँ पे और क्या बोला जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे रेनफॉल होगा, जो आपका यहाँ पे रेनफॉल होगा वो कैसा होगा? मॉडरेट होगा। क्लियर? यहाँ पे रेनफॉल कैसा होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए एंड नो स्नोफॉल, यहाँ पर बर्फबारी नहीं होना चाहिए। क्लियर? ऐसा एरिया प्लेन हो, हॉट रीजन्स में आ रहा हो, रेनफॉल आपका वहां पे मॉडरेट हो, मतलब ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, एक बीच में आपका रेनफॉल का लेवल आ रहा है। क्लियर? यहाँ पे किसी भी टाइप की बर्फबारी ना होती हो, ऐसी जगह पर आप फ्लैट रूफ्स को क्या करते हो? कंसीडर करते हो। नवीन, रेनफॉल मींस आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पूरा क्वेश्चन लिखें, पूरा क्वेश्चन लिखें, आप क्या पूछना चाह रहे हो? नवीन पूरा क्वेश्चन लिखें। रेनफॉल मींस बारिश की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रेनफॉल, तो बारिश की बात कर रहा हूं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है? रेनफॉल मतलब क्या? बारिश की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है? तो बारिश कैसी होना चाहिए? मॉडरेट, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, एक बीच में आपकी जो बारिश होती है दैट इज मीडियम, आप बोल सकते हैं मीडियम रेनफॉल। ऐसे मॉडरेट, वहां पे स्नोफॉल नहीं होना चाहिए, मतलब बर्फबारी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? बर्फबारी की बात कर रहा हूं। ठीक है? वही आपका रेनफॉल है, मतलब बारिश की मैं बात कर रहा हूं। अभी क्लियर है किस एरिया के लिए सुटेबल होगा आपका फ्लैट रूफ? प्लेन और हॉट रीजन्स वेयर रेनफॉल इज मॉडरेट एंड नो देयर स्नोफॉल। क्लियर है? क्लियर है सभी को? फ्लैट रूफ्स, फ्लैट रूफ्स आपको क्लियर है क्या होते हैं, किस एरिया में आपको एडॉप्ट करना है, स्लोप लेस देन कितना होना चाहिए, स्लोप क्यों हमने प्रोवाइड किया है ये भी हमने समझ लिया है, कंस्ट्रक्शन भी समझ लिया है कि फ्लोर के जैसा होता है, बट आपका यहाँ पे दिया गया है एक्सेप्ट टॉप सरफेस इज मेड स्लाइटली स्लोपिंग।
किस एरिया में आपको इसका कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, आप लोग नोट्स बना रहे हो, लिखते जा रहे हो ना नोट्स में। ये जो पॉइंट्स में पॉइंट टू पॉइंट बोर्ड पर लिखा रहा हूं, ये नोट्स आप एज इट इज लिखते जाना पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और इन्हीं का आपको बार बार रिवीजन करना है, ज्यादा थ्योरी में नहीं पढ़ना है कि आप अलग से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक उठा रहे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक से आप यहाँ पे देख रहे हो कि फ्लैट रूफ में और क्या थ्योरी हो सकती है। जो पॉइंट आपको लिखाया जा रहा है, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस इन्हीं पॉइंट से बनेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना आप कि बुक से अलग से पढ़ोगे या ये करोगे वो करोगे। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक ही सब्जेक्ट में दो पार्ट्स आपके दिए गए हैं, बिल्डिंग मटेरियल आपका होता है और बिल्डिंग आपका कंस्ट्रक्शन होता है। तो बिल्डिंग मटेरियल का आपका जो पोर्शन होता है 20 to 25 क्वेश्चंस आपके जो आते हैं, क्लियर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके 1 to 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं, क्लियर। 1 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके बीएमसी और बीसी दोनों को साथ में कंसीडर करके बोले जाते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, जितने पॉइंट में लिखा रहा हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के जो मैंने आपको बताया है उतना आप पढ़ लेना, सफिशिएंट है वो आपके लिए 1 to 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर। एक पॉइंट और आप यहाँ पे लिख लेना है, या तो आप ये बोल सकते हो कि फ्लैट रूफ का आपका वो एडवांटेज है, क्लियर। आप देखो प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल होता है आपका, या फिर हल्का सा आप हॉरिजॉन्टल के साथ स्लोप प्रोवाइड करा रहे हो जो लेस देन होता है 15 डिग्री, क्लियर, सॉरी 10 डिग्री से लेस देन होता है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपका जो फ्लैट रूफ होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है अगेंस्ट हाई विंड, क्लियर। फ्लैट रूफ more stable against high wind, क्लियर। ज्यादा स्टेबल होता है हाई विंड के अगेंस्ट। अब आपका जो फ्लैट रूफ्स होता है, जनरली आप इस रूफ्स का या टेरेस का यूज क्या करते हो, आप फ्लैट है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो आप इसका प्लेइंग के लिए भी यूज कर सकते हो, खेलने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे गार्डनिंग, आप यहाँ पे गार्डनिंग भी कर सकते हो, इस रूफ पर आप गार्डनिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्लीपिंग, आप सो भी सकते हो, गाँव में अगर आप देखते हो तो छत पर लोग सोते हैं, ठीक है, स्लीपिंग, क्लियर। और अगर कोई आप फंक्शन जैसे न्यू ईयर्स वगैरह होता है आपका, पार्टी वगैरह आप करते हो तो एक फ्लैट रूफ है आपका, तो आप इजीली उस पे फंक्शंस को भी सेलिब्रेट कर सकते हो, क्लियर। तो सेलिब्रेटिंग फंक्शन, क्लियर। तो आप इस पर्पज से भी आप फ्लैट रूफ्स को यूज कर सकते हो, क्लियर। लेकिन आपके फ्लैट रूफ का यहाँ पर डिसएडवांटेज भी है, क्लियर। फ्लैट रूफ का जो आपका स्पान होता है, स्पान ऑफ फ्लैट रूफ इज रेस्ट्रिक्टेड, क्लियर। रेस्ट्रिक्टेड मतलब आप अगर इस फ्लैट रूफ को लार्ज स्पान में यूज कर रहे हैं, किसमें यूज कर रहे हो, लार्ज स्पान में अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हो तो विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट कॉलम एंड बीम्स आप लार्ज स्पान में इसको यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप एक फ्लैट रूफ को बहुत ज्यादा लार्ज स्पान में यूज करना चाहते हो तो आपको बीच में कॉलम्स और बीम उसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी आप इसको लार्ज स्पान में यूज कर पाओगे, क्लियर। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया आपका फ्लैट रूफ का, ठीक है। तो इसको लिख लेना, देयर स्पान इज रेस्ट्रिक्टेड
their span is restricted and cannot be used for large span without the introduction of intermediate columns and beams. क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो आपका फ्लैट रूफ है, फ्लैट रूफ की बात की जाए, टोटल आप हॉरिजॉन्टल इसको बना रहे हो, तो इसका जो डेड वेट होगा, डेड वेट आपको पता है क्या कहलाता है? ओवन वेट। इसका जो खुद का भार होगा उसी को आप क्या बोलते हो? डेड वेट बोलते हो। तो फ्लैट रूफ का जो डेड वेट होता है वो क्या होता है? हाई होता है, जिस वजह से इसका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है वो आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। क्लियर? तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि द डेड वेट ऑफ फ्लैट रूफ इज वेरी हाई देन इज मोर एक्सपेंसिव। क्लियर? हाई है इसलिए कैसा है? मोर एक्सपेंसिव। क्लियर? फ्लैट रूफ का जो डेड वेट होता है वो हाई है, ठीक है, वो कैसा है? हाई है, इसलिए ये जो आपका रूफ होगा मोर एक्सपेंसिव रूफ होगा। इसका एक और डिसएडवांटेज है, जैसे मैंने बोला था, रेनफॉल आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है तब यह अनसुटेबल होगा। अब नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर फ्लैट रूफ में गलती से आपका क्या हो जाता है? लीकेज की प्रॉब्लम्स आ जाती है। फ्लैट रूफ में अगर गलती से किसकी प्रॉब्लम आ जाती है? लीकेज की प्रॉब्लम अगर आ जाती है, तो इस लीकेज प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या करते हो आप? डिटेक्ट करना। क्लियर? डिटेक्ट करना, ठीक है, मतलब देखना कि किस जगह पे लीकेज की प्रॉब्लम आई है, फिर डिटेक्ट करने के बाद इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना। क्लियर? लीकेज प्रॉब्लम इन फ्लैट रूफ, सबसे पहले क्या होगा आपका काम? डिटेक्ट करोगे कहां पे लीकेज आई है और रेक्टिफाई करोगे, फिर उसको सही भी करना है। तो डिटेक्ट करना और रेक्टिफाई करना, ये दोनों ही काम इस रूफ में क्या है? फ्लैट रूफ में क्या है? डिफिकल्ट है। क्लियर? बहुत मुश्किल है डिटेक्ट करना और रेक्टिफाई करना। तो ये भी आपका यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि लीकेज की प्रॉब्लम अगर गलती से आ जाती है तो डिटेक्ट और रेक्टिफाई प्रॉब्लम्स को करना वो क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इसमें डिटेक्ट की जगह आप ट्रेस वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है? ट्रेस करना है कि कहां पर वो प्रॉब्लम आई है। तो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस and to rectify the leakage of the flat roof. और प्लेन एरिया की मैंने बात की थी कि फ्लैट रूफ को आप प्लेन एरिया में यूज करते हो, तो हिली एरिया में आप इसका यूज नहीं कर पाते हो। क्लियर? हाईली अनसुटेबल आपका यहां पर हो जाता है। क्लियर है? अब अगर अपन ज्यादा डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो फ्लैट रूफ होता है इसको भी आपने 7 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। क्लियर? इतना डिटेल्ड में क्वेश्चंस नहीं आते हैं अपने, जो इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चंस बनता है हम उसको ही डिटेल में समझेंगे। बाकी जो नेम्स वगैरह हैं वो अपन सब देखेंगे कि आपको नाम पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ फ्लैट टेरेस्ड रूफ, फ्लैट टेरेस्ड रूफ। क्लियर? इसके टाइप्स की बात करते हैं कि कितने टाइप्स के आपके ये होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल देना आप, टाइप्स ऑफ फ्लैट टेरेस्ड रूफ। सबसे पहला आता है आपका मड टेरेस रूफिंग, मड टेरेस रूफिंग। क्लियर? पहला टाइप जो होता है मड टेरेस रूफिंग। नेक्स्ट होता है आपका ब्रिक जेली रूफिंग,
brick, jelly, roofing. क्लियर। नेक्स्ट है आपका मड, फस्का, टेरेसिंग, विथ टाइल, टाइल्स लगाना, टाइल पेविंग। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका लाइम कंक्रीट टेरेसिंग, लाइम कंक्रीट टेरेसिंग। क्लियर। लाइम कंक्रीट टेरेसिंग, फिर से आप इसको एज इट इज लिखना, लाइम कंक्रीट टेरेसिंग विथ टाइल पेविंग, विथ टाइल पेविंग। नेक्स्ट बंगाल टेरेस। देखो बरांडा वगैरह आप बनाते हो घर में, आपका बरांडा वगैरह होता है, हॉल बड़ा होता है, तो जनरली जो आप यहाँ पर टिम्बर रूफ जो एडॉप्ट करते हो वरांडा के ऊपर, उसको आप बंगाल टेरेस बोलते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लाइट वेट फ्लैट रूफिंग, लाइट वेट फ्लैट रूफिंग। तो फ्लैट रूफिंग के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये आपके टाइप्स होते हैं, इसका आपको नाम याद रखना है, इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं आता है एग्जाम्स में। ठीक है। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है यहां तक? जल्दी से बता दें कमेंट के थ्रू, क्लियर है आपको? ओके। नेक्स्ट आता है आपका स्लोप्ड रूफ, स्लोप्ड रूफ या फिर आप इसको बोलते हो पिच्ड रूफ। क्लियर। नेक्स्ट आपका है स्लोप्ड रूफ और पिच्ड रूफ। योगेश आपको क्लियर हो रहा है? प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही आपको नोट्स बनाने में? योगेश लाइव हो आप? कमेंट के थ्रू बता दें आप इजीली लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम क्या करते हैं, रूफ को बनाते हैं किसके साथ? विथ स्लोपिंग सरफेस। अगर आपकी रूफ को स्लोपिंग सरफेस के साथ बनाया गया है तो ऐसे रूफ को स्लोप्ड रूफ या फिर पिच्ड रूफ बोला जाता है। क्लियर। A roof with sloping surface is known as a pitched
पिच्ड और स्लोप्ड रूफ। क्लियर? क्लियर? अब देखो जो आपका पिच्ड रूफ होता है इसमें अब हम बात करेंगे किसकी? स्लोप की बात करेंगे। स्लोपिंग सरफेस आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है? क्या बनाना है आपको? स्लोपिंग सरफेस बनाना है। तो इन पिच्ड या फिर स्लोप रूफ में जो आपका क्या होगा? स्लोप होगा। स्लोपिंग सरफेस बनाने के लिए आप जो क्या करोगे? स्लोप को यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। तो जो स्लोप यहाँ पे होगा, स्लोप लेस देन 1/3। क्लियर? 1/3 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है? क्लियर? अब देखो यहाँ पे याद रखना, अब यहाँ पे भी माइंड में मेंटेलिटी ये मत सोचना कि सर जो यहाँ पे हमने स्लोप प्रोवाइड किया है क्या इसको भी रेन वाटर को इजीली ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड किया है? तो यहाँ पर इस कंसीडरेशन को नहीं लिया गया है कि स्लोप हम इस पर्पस से प्रोवाइड करेंगे कि रेन वाटर आप यहाँ पर इजीली ड्रेन आउट कर सको। ये पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। यहाँ पे तो उनको क्या करना था? एक स्लोपिंग सरफेस देनी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया है? यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड किया है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे स्लोपिंग रूफ की बात करें या पिच्ड रूफ की अगर बात करें तो जनरली हम इसको वहां यूज करते हैं जहां पर स्नोफॉल के चांसेस ज्यादा हो। क्लियर? स्नोफॉल की क्या होते हैं? चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसा एरिया जहां पर क्या हो रहा हो? हैवी रेनफॉल हो रहा हो। क्या हो रहा हो? हैवी रेनफॉल हो रहा हो। तो यहां पर आप क्या करते हो? स्टीपर स्लोप्स प्रोवाइड कराते हो। क्या कराते हो? स्टीपर स्लोप आप प्रोवाइड कराते हो। आप स्टीपर स्लोप से इनका कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पे स्लोप होगा 1/2 आपका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा? 1/2 और 1:1। आप इतना स्लोप तक भी लेके जा सकते हो अगर हैवी स्नोफॉल का यहां पर होगा। क्लियर? अब यहां पे इसका भी रीजन है कि हैवी रेनफॉल के केस में आपने स्टीपर स्लोप प्रोवाइड किया है और उसकी वैल्यू ये मैंने लिख दी यहां पे। अब स्टीपर स्लोप प्रोवाइड करने का रीजन यह है यहाँ पे कि जो आपके रूफ पर देखो स्नोफॉल हो रहा है, डेंसिटी में आप उसको मेजर करते हो, इसमें करते हो डेंसिटी में आप इसको मेजर करते हो। क्लियर? तो क्या होगा? यह रूफ के ऊपर लोड को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे जो स्टीपर स्लोप प्रोवाइड कराने का रीजन था टू रिड्यूस द स्नो लोड, टू रिड्यूस द स्नो लोड ऑन रूफ के ऊपर स्नो लोड को रिड्यूस करने के लिए हम स्टीपर स्लोप को प्रोवाइड कराते हैं। जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है 1 and 1.5। क्लियर? एंड 1:1। क्लियर है? इतना क्लियर है? स्लोप्ड रूफ और पिच्ड रूफ आपको क्लियर है? बता दें जल्दी से। तो नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ पिच्ड रूफ। क्लियर? तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स। ठीक है?
टाइप्स ऑफ फिक्स्ड रूफ, आप हेडिंग डाल देना। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो पहला आपका जो टाइप यहाँ पे होता है दैट इज सिंगल रूफ। कौन सा रूफ होता है आपका? सिंगल रूफ। अब सिंगल रूफ्स जो होता है इसको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्लियर? सिंगल रूफ्स को भी यहाँ पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। लीन टू रूफ, लीन टू रूफ, बी ऑप्शन यहां पर है। कपल रूफ, नेक्स्ट आपका क्या होता है? कपल रूफ। सी सिंगल रूफ के ही ये आपके टाइप चल रहे हैं। क्लियर? कपल क्लोज रूफ, कपल क्लोज रूफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉलम बीम, सॉरी कॉलर बीम रूफ, कॉलर बीम। और जो आपका कॉलर बीम रूफ है इसको आप कॉलर टाई रूफ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? दैट इज कॉलर टाई। तो और लगा के आप लिख लेना, कॉलर बीम रूफ को ही आप कॉलर टाई रूफ भी बोलते हैं। क्लियर? दैट इज द टाइप ऑफ द सिंगल रूफ। और सिंगल रूफ जो आपका बिलोंग करता है वो किसमें करता है? फिक्स्ड रूफ। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है डबल और पर्लिन रूफ। सेकेंड आपका है डबल और पर्लिन। थर्ड आपका जो यहां पे होता है ट्रिपल मेंबर्ड, ट्रिपल मेंबर्ड, ट्रिपल मेंबर्ड और फ्रेम्ड, और फ्रेम्ड। और फ्रेम्ड के साथ साथ एक और नाम से जानते हैं ट्रस्ट रूफ। क्लियर? ट्रिपल मेंबर्ड या फिर फ्रेंड रूफ के नाम से है या फिर ट्रस्ट रूफ के नाम से है। क्लियर? तो ये एक ही है, इतना याद रखना। अब इसके अंदर और कैटेगरी है आपकी। ट्रिपल मेंबर्ड में सबसे पहला जो इंपोर्टेंट है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किंग पोस्ट रूफ ट्रस, किंग पोस्ट रूफ ट्रस। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, किंग पोस्ट रूफ ट्रस से। नेक्स्ट आता है क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस, बी है आपका क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस। क्लियर? सी आपका जो यहां पर है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट, एंड क्वीन। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड आपने क्या बोला? इन दोनों का कॉम्बिनेशन, किंग पोस्ट का और क्वीन पोस्ट का। क्लियर? नेक्स्ट सी के बाद आपका डी आएगा, वो यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सी के बाद आपका डी जो आ रहा है। ठीक है, डी आपका यहां पे है मैंसर्ड, MENSARD, मैंसर्ड रूफ ट्रस। नेक्स्ट है आपका ई। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ट्रंकेटेड रूफ ट्रस। नेक्स्ट है आपका ई के बाद कंपोजिट रूफ ट्रस या ट्रसेस बोल सकते हो आप, ट्रसेस लिख लेना।
नेक्स्ट है आपका कंपोजिट रूफ ट्रसेस, यहां लिख के दे रहा हूं इसको रब करके। कंपोजिट रूफ ट्रसेस, कंपोजिट रूफ ट्रसेस। नेक्स्ट है आपका स्टील रूफ, स्टील रूफ सॉरी स्टील स्लोपिंग रूफ, स्टील स्लोपिंग रूफ ट्रसेस, स्लोपिंग रूफ ट्रसेस। नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट साइड रूफ ट्रस। तो ये आपके पिछले रूफ के टाइप्स हो गए हैं, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लें आप। नोट डाउन हो जाए तो आप कमेंट के थ्रू बता देना।
क्लियर है? चलो, बस दो लोगों को क्लियर हुआ, पुष्पेंद्र और योगेश को ही क्लियर है। अभी तक जो हमने लिखा वो सिर्फ इन दो लोगों को ही क्लियर है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका, जो आपके एग्जाम्स में आता है, हम उसको समझेंगे। किंग पोस्ट रूफ ट्रस्ट से आपके क्वेश्चंस एक बार पूछा गया है, बाकी किसी से भी इतना डिटेल्ड में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि कंपोजिट रूफ ट्रस्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, डबल और पर्लेंस रूफ्स क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आया है। एक बार आपका किससे पूछा गया है, किंग पोस्ट रूफ ट्रस्ट से पूछा गया है। तो अपन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किंग पोस्ट रूफ ट्रस्ट आपका क्या कहलाता है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा और डिटेल्ड में चाहिए तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, डिटेल्ड नोट्स की, तो आप उससे देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको और इनके बारे में क्वेरी पड़ती, बाकी इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो किंग पोस्ट ट्रस्ट की बात करते हैं अपन। ठीक है, किंग पोस्ट ट्रस्ट। अब किंग पोस्ट ट्रस्ट में आप सबसे पहले याद रखना कि किंग पोस्ट ट्रस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। तो कंपोनेंट्स के आपको नाम पता होना चाहिए, कंपोनेंट से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट्स आपका जो यहाँ पे होता है दैट इज लोअर टाई बीम। किंग पोस्ट ट्रस्ट रूप में एक आप लोअर टाई बीम का यूज करते हो। नेक्स्ट यहां पर टू इंक्लाइन प्रिंसिपल राफ्टर आप यूज करते हो। राफ्टर जो होता है, जो आपका रूफ रहता है, उसके डेक को जो सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट किंग पोस्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है किंग पोस्ट ट्रस्ट है, तो किंग पोस्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है। और यहाँ पर टू स्ट्रट का यूज किया जाता है। क्लियर, टू स्ट्रट्स का यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब किंग पोस्ट आपका होता क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर आपके होते क्या हैं, तो एक कॉमन डायग्राम इसका बनाते हैं। ठीक है, एक डायग्राम देखते हैं छोटा सा, ज्यादा डिटेल में अपन डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, बहुत बड़ा डायग्राम है इसका।
क्लियर। इस टाइप का कुछ आपका डायग्राम होता है, ज्यादा और डिटेल में नहीं बना रहा हूं मैं, थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर जो ये यूज किया गया है दैट इज किंग पोस्ट, ये किंग पोस्ट कहलाता है। ये जो यहाँ पर यूज किए गए हैं दैट इज प्रिंसिपल राफ्टर, यह क्या कहलाता है आपका, प्रिंसिपल राफ्टर आपका कहलाता है। और ये जो बीच में यहाँ पे यूज किए गए हैं दैट इज कॉमन राफ्टर, ये कॉमन राफ्टर है आपके, ठीक है। और जो स्ट्रट की यहाँ पे बात की जा रही थी कि यहाँ पे स्ट्रट को भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रट देख लेते हैं, स्ट्रट क्या है आपका। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला और ये वाला डेट्स स्ट्रट, ये आपका स्ट्रट है, ठीक है। नेक्स्ट एक और बोला था कि एक लोअर टाई बीम आप यूज करते हो, तो ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, टाई बीम आपको दिख रहा है, ये आपका टाई बीम है। तो देखो टाई बीम की जरूरत है, दो इंक्लाइंड प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, किंग पोस्ट हो गया है, और दो आपके स्ट्रट हो गए हैं, एक स्ट्रट और दो स्ट्रट। तो इतनी नीड आपको होती है एक किंग पोस्ट ट्रस बनाने के लिए। क्लियर, क्लियर है आपको किंग पोस्ट क्या कहलाता है। क्लियर। अब देखो ये जो राफ्टर्स होते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे इस टाइप का एक कुछ लगाते हो, क्लियर, जिसको आप क्या बोलते हो, पर्लेंस बोलते हो। कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं जिसको अपन यहीं पे डिफाइन कर लेंगे, क्लियर। ये आपका क्या कहलाता है, पर्लेंस आपका कहलाता है, ठीक है। क्लियर। अब अपन जो राफ्टर यहाँ पे बात किया था कि राफ्टर क्या होता है, ठीक है। तो राफ्टर को अपन डिफाइन कर लेते हैं कि राफ्टर क्या कहलाता है आपका। तो राफ्टर आपका एक फ्रेमवर्क होता है जो रूफ, डेक एंड रूफिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्लियर। तो आप ऐसा लिख लेना, सपोर्ट रूफ, डेक और रूफिंग। जो क्या करता है, रूफ, डेक, या मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर, ये पूरे के पूरे इस डेक को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो आपने क्या बोल दिया यहाँ पे, सपोर्ट्स रूफ डेक, सपोर्ट्स रूफ डेक एंड रूफिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पर्लेंस जो मैंने बोला था, क्या बोला था, पर्लेंस बोला था। तो पर्लेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है किसको, राफ्टर्स को, क्लियर। तो पर्लेंस में लिख लेना, प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ कॉमन राफ्टर, क्लियर। पर्लेंस यहाँ पे क्या कर रहा है आपका, कॉमन राफ्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अब जो आपका किंग पोस्ट ट्रस आपका जो रूफ होता है, जनरली आप इसको यूज करते हो
5 मीटर टू 8 मीटर स्पानिंग के लिए 5 मीटर से 8 मीटर अगर आपके रूफ का स्पानिंग होने वाला है, देन बी यूज्ड 5 मीटर टू देन बी यूज्ड किंग पोस्ट ट्रस। क्लियर? अब देखो किंग पोस्ट ट्रस बना रहे हैं तो ऐसे आपको किंग पोस्ट भी आपको लगाना पड़ेगा। तो किंग पोस्ट एक तो ये आ गया, एक और किंग पोस्ट आएगा यहाँ पे आगे, अगर आप इसका स्पान बढ़ा रहे हो तो क्लियर आगे कंटिन्यू होगा ये ऐसे। तो किंग पोस्ट के लिए जो आपका स्पेसिंग यहाँ पे डिसाइड किया गया है, क्लियर? तो स्पेसिंग जो यहाँ पर किसके लिए डिसाइड किया गया, आपका किंग पोस्ट के लिए डिसाइड किया गया है, क्लियर? सेंटर टू सेंटर। तो स्पेसिंग लिमिटेड फॉर किंग पोस्ट सेंटर टू सेंटर इज 3 मीटर, क्लियर? एवरी 3 मीटर पर आप क्या करते हो, किंग पोस्ट को प्रोवाइड कराते हो। क्लियर? अब देखो यहाँ पे किंग पोस्ट आप जो प्रोवाइड करा रहे हो, किंग पोस्ट आपने यहाँ पे क्या कराया था, प्रोवाइड कराया था। इसका फंक्शन क्या है, तो जो आपकी ये टाई बीम है, टाई बीम आपकी सैग ना हो जाए। सैग आप देखो लोड यहाँ पे आएगा, लोड की वजह से ये सैगिंग इसमें ना हो जाए, क्लियर? तो सैगिंग ना हो जाए आपकी टाई बीम में, इसलिए आपने यहाँ पे किंग पोस्ट को प्रोवाइड किया है। तो आप ये लिख लेना इसमें, किंग पोस्ट प्रिवेंट द टाई बीम फ्रॉम सैगिंग। किंग पोस्ट prevent the tie beam from sagging। टाई बीम को सैगिंग से बचाने के लिए हम यहाँ पर किंग पोस्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट है, आपने जो यहाँ पे स्ट्रट को प्रोवाइड कराया है, तो यह आपका जो प्रिंसिपल राफ्टार है, इस प्रिंसिपल राफ्टार की सैगिंग को प्रिवेंट करता है। कौन? स्ट्रट। क्लियर? अब देखो इसमें लोड आएगा, ये ऐसा हो जाएगा, सैग हो जाएगा, ठीक है? तो इसको प्रिवेंट कौन कराता है, स्ट्रट कराता है, क्लियर? तो यहाँ पे लिख लेना, स्ट्रट में आप लिख लोगे क्या, प्रिवेंट प्रिंसिपल राफ्टर फ्रॉम सैगिंग। प्रिंसिपल राफ्टर को सैगिंग से बचाने के लिए आपने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया है, स्ट्रट को प्रोवाइड किया है, ठीक है? इसको प्रोवाइड किया, स्ट्रट को आपने प्रोवाइड किया है। तो ये कुछ यहाँ पे थे इसके पॉइंट्स किंग पोस्ट ट्रस के। क्लियर है सभी को? किंग पोस्ट ट्रस आपका क्लियर है? क्लियर है? देखो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, यहाँ से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है? ऐसा मत सोचो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, तो इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है?
अब देखो जो आपका लास्ट वाला था कर्व्ड रूफ था, कर्व्ड रूफ में आप क्या करते हो कि पूरा का पूरा आपका जो रूफ रहेगा वो किसमें डिजाइन होगा, कर्व में डिजाइन होगा। अभी आपने सिर्फ क्या किया था, स्लोप प्रोवाइड किया था, आप देख रहे हो आपने सिर्फ स्लोप यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अब आप क्या कर रहे होगे कि आपका जो पूरा का पूरा रूफ है, जो पूरा का पूरा आपका रूफ है, अगर बात करूं तो किस टाइप का, इस टाइप से आपको ये रूप से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा कैसा दिखेगा, कर्व्ड में आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो कर्व्ड रूप मतलब आपका पूरा का पूरा क्या, रूप को यहाँ पे पूरा किसमें कर दिया, एक कर्व का शेप यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। दैट इज द फेयरली न्यू डिजाइन, क्लियर। कर्व्ड रूप जो आपका आया है, ठीक है। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है डिस्प्ले, सभी का क्लियर है, बता दें जल्दी से। देखो कर्व्ड रूप में मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने क्या बोला कि कर्व्ड रूप आपका जो होता है, स्पेशली यहाँ पर क्या होता है कि आप पूरे रूप को एक कर्व्ड के फॉर्म में क्या करते हो, डिजाइन करते हो। देख रहे होगे आप यहाँ पे एक कर्व्ड के फॉर्म में आपने क्या कर दिया, पूरे रूप को डिजाइन कर दिया है, ठीक है। जनरली आप इसको कहाँ पे यूज करते हो, जैसे बड़े बड़े जो आपके गैराज होते हैं, कॉटेज वगैरह होते हैं, क्लियर होम्स वगैरह होते हैं, क्लियर, तो ऐसी जगह आप इसको यूज करते हो। दैट इज द मॉडर्न स्टाइल, ठीक है। इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है बिल्डिंग्स, जैसे आप जनरली रेसिडेंशियल्स जो बिल्डिंग्स बनाते हो उसमें कर्व्ड रूप इतना प्रेफर नहीं किया जाता है। जनरली आप ट्विस्ट और स्लोपिंग रूप को वहाँ पे प्रेफर करते हो। बट अगर मैं इंडस्ट्री वगैरह की बात करें, गैराज वगैरह की बात करें, तो वहाँ पर आप कर्व्ड रूप को प्रेफर करते हो, क्लियर। इसमें जो स्टाइल यूज होती है आपकी रूफिंग की, दैट इज कर्व्ड शेप स्टाइल यहाँ पर यूज होती है, क्लियर। अभी न्यू डिजाइन आप इसको बोल सकते हो कि कर्व्ड रूप जो है आपका वो न्यू डिजाइन यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। तो ये आपका रूप्स था, ठीक है। इससे ज्यादा आपका इतना नहीं पूछा जाएगा रूप से, जो भी पूछना था वो यहाँ पे बता दिया मैंने, जो भी आता है एग्जाम्स में, ठीक है। अब कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको समझा देता हूँ। बेसिक जो डिस्कशन था, कल बात हुई थी कि बेसिक जनरल एक डिस्कशन कर लेंगे सर बाकी चीज़ों पर, ठीक है। इतना क्लियर है आपको रूफ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिक्स डेटा आपको बता रहा हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, अलग अलग पॉइंट से, ठीक है। तो वो आप नोट डाउन कर लो, वहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली उस डेटा से आंसर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिंटेल, लेंटेल्स। अब आपने देखा होगा कि जैसे आप डोर्स वगैरह बनाते हो, या फिर मैं विंडो वगैरह की बात करूं, तो जो आप ओपनिंग्स वगैरह बनाते हो, तो ओपनिंग्स के ऊपर जो आप एक लिटिल छोटी सी एक बीम बनाते हो, दैट्स कॉल्ड द लिंटेल। वो क्या कहलाती है, आपकी बीम कहलाती है, क्लियर। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो लिंटेल आपका होता
होता है वो क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। क्या होता है आपका लिंटेल, एक हॉरिजॉन्टल आपका मेंबर होता है, ठीक है, और जिसको प्लेस्ड किया जाता है अक्रॉस द ओपनिंग। क्लियर, कैसे प्लेस्ड करते हैं, जो आपकी ओपनिंग्स होती है उसके अक्रॉस आप क्या करते हो, प्लेस्ड करते हो। क्लियर, तो लिंटेल आपका क्या है, इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर व्हिच इज प्लेस्ड अक्रॉस एन ओपनिंग। क्लियर, प्लेस्ड अक्रॉस ओपनिंग। जो अपनी ओपनिंग्स होती है, ओपनिंग्स पर आप क्या करते हो, लिंटेल्स को प्लेस्ड करते हैं, ठीक है। क्लियर, आप लिंटेल को हॉरिजॉन्टल मेंबर तो बोल ही दिया है, अब आप लिंटेल को एक नाम से और समझ सकते हो, दैट इज शॉर्ट बीम। लिंटेल आपकी क्या है, आप इसको एक शॉर्ट बीम भी बोल सकते हो, जिसको आप क्या करते हो, एक ओपनिंग के ऊपर प्लेस्ड कर देते हो। क्लियर, जिसकी जो विड्थ आपकी होती है वो किसके इक्वल होती है, विड्थ ऑफ द वॉल। क्लियर, इसकी जो विड्थ होती है, जो शॉर्ट बीम आप लिंटेल में प्रोवाइड करा रहे हो, क्लियर, तो आप क्या बोलोगे, विड्थ, इसकी शॉर्ट बीम की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, इक्वल्स टू विड्थ ऑफ वॉल। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लिंटेल जो आपकी शॉर्ट बीम होती है उसकी जो विड्थ होती है वो किसके बराबर होती है, विड्थ ऑफ वॉल के बराबर होती है। और इसके जो एंड होते हैं, जो इस बीम के एंड होते हैं, वो वॉल के साथ ही क्या किए जाते हैं, वेल्ड किए जाते हैं। क्लियर, तो एंड ऑफ विच आर वेल्ड इनटू द वॉल। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें क्या लिखोगे, एंड ऑफ विच आर वेल्ड इनटू द वॉल। इसके जो एंड्स होते हैं, अब आप ओपनिंग्स वगैरह देखते हो, फॉर एग्जांपल ये आपकी ओपनिंग्स, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर वो शॉर्ट बीम लिंटेल को आप प्लेस्ड करोगे, ठीक है, तो ये आपके जो एंड्स हैं ये क्या होंगे, इस वॉल के साथ बिल्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो यही पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके जो एंड होंगे वो क्या होंगे, वॉल के साथ बिल्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट, अभी जो पॉइंट बताया कि लिंटेल जो शॉर्ट बीम होती है इसकी जो विड्थ होती है वो विड्थ ऑफ वॉल के बराबर होती है, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है कि इसके जो एंड है वो आपको बिल्टअप किसके साथ करना है, वॉल के साथ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि बॉल आपकी जो है वो तो कंटिन्यू 4 मीटर तक जा रही है इधर, और इधर आपकी जो बॉल है वो भी कंटिन्यू 3 मीटर तक जा रही है, और यहाँ पर आपने इस ओपनिंग पर एक शॉर्ट बीम लिंटेल को प्लेस्ड किया है। तो ये जो डिस्टेंस है जो सपोर्टिंग वॉल्स में आपने इंसर्ट करके रखी हुई है। क्लियर, ये जो डिस्टेंस है आपकी जो सपोर्टिंग वॉल में आपने क्या करके रखी हुई है, इंसर्ट करके रखी हुई है, इस डिस्टेंस के लिए क्या क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। क्लियर, इस डिस्टेंस का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे सपोर्टिंग वॉल में इस बीम को। तो इसके लिए पॉइंट लिखना आप, द डिस्टेंस अप टू विच it is inserted in the supporting wall, it is inserted in the supporting wall should be minimum of the following 3 considerations। सबसे पहला जो कंसीडरेशन है आपका 100 mm। सेकेंड यहाँ पे जो कंसीडरेशन है हाइट ऑफ लिंटेल, और नेक्स्ट है आपका 1/10, थर्ड है आपका 1/10 टू 1/12 of the span of lintel
lintel, of the span of lintel. क्लियर? इन तीनों में से जो वैल्यू आपकी क्या आएगी, मिनिमम आएगी, वो क्या आ जाएगी, इंसर्टिंग डिस्टेंस आ जाएगी. क्लियर? मिनिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, इंसर्टिंग डिस्टेंस आपकी होगी. क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक और पॉइंट आपका जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेनफोर्समेंट फॉर लिंटेल. क्लियर? अपन किसकी बात कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट फॉर लिंटेल. क्लियर? अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हैवी लोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ किसकी, ऑर्डिनरी लोडिंग. इसकी बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी लोडिंग की बात कर रहा हूँ. तो आपको यहाँ पे रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड कराना है. अगर आपका लिंटेल का जो स्पान है तो अप टू स्पान 1.2 मीटर. अगर आपके लिंटेल का जो स्पान है वो 1.2 मीटर तक है तो आप 10 mm डाया का रेनफोर्समेंट यहाँ पर यूज कर सकते हो. क्लियर? नेक्स्ट, अगर स्पान अब जो आपका आता है, स्पान आपका जो आता है वो 1.2 to 2 मीटर का आपका स्पान आ जाता है, तब आप यहाँ पर 12 mm डाया का रेनफोर्समेंट यूज करोगे. कितना करोगे, 12 mm डाया का रेनफोर्समेंट यूज करोगे. नेक्स्ट, अगर आपका स्पान अब 2 to 3 मीटर्स का हो जाता है, स्पान आपका 2 to 3 मीटर्स का हो जाता है तो 16 mm डाया आप यहाँ पे यूज करोगे रेनफोर्समेंट. ठीक है? तो ये रेनफोर्समेंट के रिगार्डिंग आपको पॉइंट क्लियर? देखो वैसे ये जो सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं ये एक बार आपको भी क्यूएससी में भी पढ़ना है, वहां पे भी आपको कुछ चीजें मिलेंगी, कितना परसेंटेज ऑफ स्टील आपको डालना है, उसकी थिकनेस क्या होगी, ये सारी चीजें वहां पे भी आपको डेटा मिलेगा. जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ. बाकी चीजें अपन एस्टिमेशन जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो एस्टिमेशन में हम क्लियर कर लेंगे. ठीक है? और भी डेटा जो आपका फिक्स डेटा आता है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, वो वहां पे भी क्लियर कर लेंगे. ठीक है? तो लिंटेल्स आपको समझ में आ गया, डेफिनेशंस आप याद रखना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है वो याद रखना. ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका छज्जा. छज्जा, ठीक है? छज्जा क्या कहलाता है, छज्जा से आप क्या समझते हो? ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे बोल सकते हो, डेट इज द एक्सटेंडेड पोजीशन. ये जो छज्जा आपका होता है ये क्या होता है, एक्सटेंडेड पोजीशन, एक्सटेंडेड पोजीशन एंड थिन स्लैब above doors. जो आपके डोर्स होते हैं उसके ऊपर आपका, क्लियर? डोर्स भी हुआ, देखो मैंने सिर्फ डोर्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि विंडो के ऊपर नहीं बनाते हो आप, विंडो के ऊपर भी बनाते हो आप और वेंटिलेटर के ऊपर भी बनाते हो. क्लियर? वेंटिलेटर के ऊपर भी आप बनाते हो. ठीक है? छज्जा को तो डेट इज द एक्सटेंडेड पोजीशन एंड थिन स्लैब अबव डोर्स, विंडो और वेंटिलेटर्स जो आप यूज करते हो उसको आप क्या बोलते हो,
छज्जा बोलते हो। क्लियर। अब छज्जा यहाँ पर क्या प्रोवाइड करा रहा है, तो ये भी आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ये भी क्या प्रोवाइड कराता है, एक प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है टू द ओपनिंग स्पेस अगेंस्ट प्रोटेक्शन। यहाँ पे जो प्रोवाइड करा रहा है किसके अगेंस्ट करा रहा है, रेन वाटर, जो आपका बहुत ज्यादा बौछार वाला पानी आता है, ठीक है, तो वो आपकी विंडो या डोर या फिर वेंटिलेटर से डायरेक्टली आपके घर के अंदर न जाए। क्लियर। एंड जो डायरेक्ट बहुत ज्यादा सनलाइट आपकी आती है डायरेक्टली, तो सनलाइट से भी आपको प्रोटेक्ट कराता है। क्लियर। तो डायरेक्टली जो रेन वाटर आ रहा है, जो आपका रेन वाटर आ रहा है, डायरेक्टली जो सनलाइट आ रही है उसके अगेंस्ट ही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एक और आप चीज इसको बोलते हो, अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि छज्जा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आप देखो रेन वाटर की बात की और सनलाइट की बात की है, तो मैं इसको वेदर सेट्स भी बोल सकता हूँ। क्लियर। ये भी नाम याद रखना, अगर कभी वेदर सेट्स के नाम से आपको नाम मिलता है तो उसको आप छज्जा बोलते हो। ठीक है, ये आपका छज्जा कहलाता है। क्लियर। छज्जा क्लियर हो गया। आपको डेफिनेशन याद रखना है, ये टर्मिनोलॉजी है, बस इसी से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका कैनोपी एंड पोर्टिको। किसी को पता है क्या कैनोपी क्या कहलाता है आपका, कैनोपी और पोर्टिको, किसी को पता है ये क्या कहलाता है, कैनोपी और पोर्टिको? कैनोपी और पोर्टिको आपको पता है क्या कहलाता है किसी को भी? देखो, आपका जो डोर होता है उस डोर के आगे आप एक स्पेस छोड़ देते हो और उस स्पेस को आपका कवर अप किया जाता है फ्लोर रूफ स्लैब के द्वारा। क्लियर। आपने देखा होगा। और जनरली जो कैनोपी, अब देखो अभी आप तुरंत से समझ जाओगे, कैनोपी एंड पोर्टिको को आप यूज करते हो फॉर पार्किंग स्पेस। किसके लिए यूज करते हो आप? पार्किंग स्पेस के लिए यूज करते हो, या पार्किंग व्हीकल के लिए आप यूज करते हो। यूज्ड फॉर पार्किंग स्पेस। अभी क्लियर हुआ कैनोपी और पोर्टिको किसको बोलते हैं? क्लियर है आपको? कैनोपी एंड पोर्टिको क्या कहलाता है आपका? यूज्ड फॉर पार्किंग स्पेस। आप इसको यूज करते हो। आप लोग जल्दी से कमेंट किया करो। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, तो इसमें लिख लेना कैनोपी और पोर्टिको में लिख लेना इट इज द स्पेस लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ द doors. It is the space left in front of the doors. Usually it is covered at top by extending the position of the floor, roof slab, क्लियर। नेक्स्ट आपका होता है बालकनी। नेक्स्ट आपका क्या होता है? बालकनी। नेक्स्ट होता है आपका बालकनी। अब बालकनी क्या होता है कि जो आपकी हायर फ्लोर्स होती हैं, बालकनी आप किसको बोलते हो? जो आपकी हायर फ्लोर्स होती हैं,
हायर फ्लोर पर जो आप एक्सटेंडेड पोर्शंस बाहर निकालते हो या एक्सटेंडेड पोजीशन जो आपकी होती है उसको आप बालकनी बोलते हैं। क्लियर? तो दैट इज द एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ द हायर फ्लोर। ये क्या कहलाती है आपकी? एक्सटेंडेड पोजीशन, एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ द हायर फ्लोर, ऑफ द हायर फ्लोर्स। एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ हायर फ्लोर। अब यहाँ पे आता है बालकनी का फंक्शंस क्या है, इसको आपने क्यों प्रोवाइड किया है, इसका फंक्शन क्या है। तो बालकनी का हम यूज क्यों करते हैं? जब हम रिलैक्स मूड में रहते हैं, रिलैक्स होना है अपने को, घर में बैठे बैठे थक गए हैं, बाहर से आए, चेयर डाल के बालकनी में आप बैठ गए। क्लियर? तो आप बोल सकते हो कि इसका पहला फंक्शन तो क्या हो गया? रिलैक्सेशन। क्लियर? पहला फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? रिलैक्सेशन। क्लियर? रिलैक्सेशन फंक्शन पर्पज हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है? रिलैक्सेशन के लिए आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, बालकनी को आप बाहर निकालते हो एक गुड आर्किटेक्चरल अपीयरेंस। क्लियर? आपके स्ट्रक्चर को एक अच्छा आर्किटेक्चरल अपीयरेंस आप दिखाना चाहते हो, देन बी यूज मतलब सो कंस्ट्रक्टेड बालकनी, आप बालकनी को बनाते हो। तो ये भी लिख लेना, गिव अ गुड आर्किटेक्चरल अपीयरेंस टू अ स्ट्रक्चर, gives a good architectural appearance to structure। क्लियर है इतना सभी को? क्लियर है? मैसोनरी हमने पढ़ी लिया है और जो कॉमन टर्म्स थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है? अब एक क्वेश्चन और किसी ने कल किया था कि स्टोन मैसोनरी सर पढ़ाएंगे क्या, तो थोड़ा बहुत अपन समझ लेते हैं स्टोन मैसोनरी को। ठीक है? ये स्टोन मैसोनरी आपकी क्या होती है। ठीक है? देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका स्टोन मैसोनरी की बात करें तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? स्टोन्स का यूज कर रहे हो। क्लियर? तो आपने यहाँ पे स्टोन्स का यूज करके जो मैसोनरी का कंस्ट्रक्शन किया है दैट इज द स्टोन मैसोनरी। अब स्टोन मैसोनरी किस पर डिपेंड करती है? सबसे पहला यहाँ पर डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ स्टोन्स पर। क्लियर? तो स्टोन मैसोनरी जो आपका होगा, या फिर ऐसा मैं बोलूं कि स्टोन मैसोनरी का जो क्लासिफिकेशन होगा, क्या होगा? जो इसका क्लासिफिकेशन होगा वह आपका डिपेंड करेगा, तो डिपेंड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ स्टोन। ठीक है? नेक्स्ट डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका? डिग्री ऑफ
रिफाइनमेंट, डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट यूज्ड, डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट अब आप कहाँ यूज्ड करते हो, इन शेपिंग द स्टोन, स्टोन को आप क्या करते हो, शेप प्रोवाइड कराते हैं, क्लियर। तो डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट आप कहाँ पे यूज्ड कर रहे हो, तो इसमें लिख लेना यूज्ड फॉर शेपिंग द स्टोन, क्लियर। आप स्टोन्स को क्या करोगे, शेप प्रोवाइड करोगे, तो शेपिंग ऑफ स्टोन्स आपको पहले ही पता है, स्टोन में आपको ड्रेसिंग यहाँ पे करना पड़ती है, क्लियर। नेक्स्ट शेपिंग के साथ साथ आप यहाँ पे ड्रेसिंग, अब ड्रेसिंग की बात आई तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि आप स्टोन्स को क्या करोगे, फिनिशिंग प्रोवाइड करोगे, दैट इज द डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट, क्लियर। तो इस बेसिस पर आपने जो स्टोन मेसोनरी को क्लासिफाइड किया है वो दो कैटेगरी में आपने क्लासिफाइड किया है, क्लियर। एक जो आपकी होती है रबल मेसोनरी, एक आपकी कौन सी होती है, रबल मेसोनरी, ठीक है। आपकी जो प्रैक्टिस शीट आई होगी उसमें क्वेश्चंस भी आए होंगे। अभी क्लियर है डिस्प्ले, उस पेन डिस्प्ले क्लियर, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इन सारी चीजों पे ऊपर आपका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। देन हमने स्टोन मेसोनरी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो हो गई आपकी रबल मेसोनरी, एक होती है आपकी एस्लर मेसोनरी। नेक्स्ट क्या होती है आपकी एस्लर मेसोनरी, ठीक है। कौन कौन सी होती है आपकी, एक तो रबल मेसोनरी होती है, एक आपकी कौन सी होती है, एस्लर मेसोनरी आपकी यहाँ पर होती है, क्लियर। अब देखो रबल मेसोनरी क्या मतलब, ऐसा अरेंजमेंट ऑफ द स्टोन्स जिसमें आप पत्थर स्टोन्स के क्या यूज करते हो, टुकड़े यूज करते हो। रबल मतलब क्या है, रबल जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है दैट इज द पत्थर के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं पत्थर के टुकड़े, अब वो किसी भी शेप में हो, कुछ भी हो, आप तो पत्थर के टुकड़े उठाए हो, मेसोनरी मतलब आपने वॉल बनाना चालू कर दिया, क्लियर। एस्लर मेसोनरी में क्या होता है कि आप यहाँ पर, एस्लर का मतलब यहाँ पर है कि आपको चौकोर पत्थर यूज करना है, क्या यूज करना है, चौकोर पत्थर का यूज करके आपको वॉल बनाना है, क्लियर। तो एस्लर का मतलब ये होता है चौकोर पत्थर, क्लियर। तो इसीलिए देखो बोला था क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, अरेंजमेंट ऑफ स्टोन पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट, डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट मतलब कि आपके स्टोन की शेपिंग क्या है और उसकी फिनिशिंग क्या है, ठीक है। तो ये स्टोन मेसोनरी को अपन ने यहाँ पे क्लासिफाइड किया है दो टाइप से, एक रबल मेसोनरी होता है, एक आपका एस्लर यहाँ पर मेसोनरी होता है, क्लियर। अब देखो मेसोनरी की बात कर रहा हूं तो कुछ चीजें मैं आपको ब्रेक मेसोनरी में पढ़ा चुका था, टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। जैसे एक बताया था मैंने कोर्स, ठीक है। कोर्स क्या होता था, एक पूरा सेम आपका जो लेयर डल रही थी, ठीक है। अब चाहे वो स्ट्रेचर बॉन्ड में आपने डाला हो या फिर हेडर बॉन्ड में आपने डाला, ठीक है। तो अब रबल मेसोनरी की अगर अपन बात करें, यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत एक दो पॉइंट अपन देख लेते हैं इसमें रबल मेसोनरी में। रबल मेसोनरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हम स्टोन्स का यूज करते हैं, स्टोन यूज्ड, ऐसा लिखो, irregular size of stone, irregular size of stone are used। रबल मेसोनरी में आप इरेगुलर साइज ऑफ स्टोन्स को यूज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है पत्थर के टुकड़े आपको यहाँ पे यूज करना है, क्लियर। क्लियर। अब देखो, अब इरेगुलर साइज ऑफ स्टोन
स्टोन की बात की है, मतलब आपने यहाँ पे जो क्वायरी की थी स्टोन को निकालने की प्रोसेस आपकी थी, रॉक से जो प्रोसेस थी आपकी निकालने की स्टोन्स की, वो क्या थी आपकी क्वायरिंग थी। तो क्वायरिंग से जो डायरेक्टली आपका पत्थर आया उसको आपने लिया और हैमर की मदद से उसको जैसा आपको शेप जो भी करना हो वो आपने प्रोवाइड किया और अपने वर्क को प्रोसीड कर दिया। आप अलग से उसकी फिनिशिंग और शेपिंग करने के लिए नहीं बैठते हो इसमें। क्लियर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको और याद रखना है कि रबल मैसोनरी जो है इसकी जो स्ट्रेंथ की अगर कोई बात करेगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, क्लियर, इसकी अगर कोई बोले कि स्ट्रेंथ क्या होगी, रबल मैसोनरी की ज्यादा होगी या एस्लर की ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये बात का पॉइंट है। अपन पहले बोलेंगे कि रबल मैसोनरी की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करती है। क्लियर, कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। सबसे पहला जो फैक्टर यहाँ पे आता है आपका क्वालिटी ऑफ मोर्टार। पहला जो आपका फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, क्वालिटी ऑफ मोर्टार। क्वालिटी ऑफ मोर्टार, क्लियर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ यूज्ड ऑफ लॉन्ग थ्रो स्टोन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। लॉन्ग थ्रो स्टोन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, क्लियर। एंड किस पर डिपेंड करेगी कि जो आपने स्टोन्स यहाँ पे अरेंज किए हैं इरेगुलर साइज के, उसके बीच का जो स्पेस होगा वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर फिलिंग होना चाहिए। क्लियर, प्रॉपर फिलिंग ऑफ मोर्टार, प्रॉपर फिलिंग ऑफ mortar between the space of stone, between the space of stones के बीच का जो आपका स्पेस होगा वो मोर्टार से प्रॉपर्ली फिल होना चाहिए। एक लॉन्ग थ्रो स्टोन्स को फ्रीक्वेंटली इंटरवल्स पे यूज करना। एंड किस क्वालिटी का आप मोर्टार यूज कर रहे हैं, वो जैसे लाइम मोर्टार है, सीमेंट मोर्टार है, तो किस क्वालिटी का आपने मोर्टार्स यूज किया है, इस फैक्टर्स पर आपकी रबल मैसोनरी की क्या करती है, क्या होती है, रबल मैसोनरी की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रबल मैसोनरी आपकी होती है इसको भी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। क्लियर, तो रबल मैसोनरी के अगर अपन क्लासिफिकेशन पढ़ें तो यहाँ पे सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका कौन सा, पोज्ड रबल मैसोनरी। क्लियर, पोज्ड रबल। क्लियर, नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो होता है अनपोज्ड रबल, अनपोज्ड रबल। नेक्स्ट आपका होता है रैंडम रबल। नेक्स्ट होता है आपका ड्राई रबल। क्लियर, नेक्स्ट है पॉलीगोनल रबल। नेक्स्ट है आपका फ्लिंट रबल, ये रबल मैसोनरी के आपके कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो इस मैसोनरी का आप गूगल पर नाम सर्च करना और इसके आप डायग्राम्स देख लेना। ठीक है, नहीं तो मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगा इस चीज की। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट इसमें भी पॉइंट हैं, जैसे कि पोज्ड रबल मैसोनरी की अगर कोई आपसे बात करेगा तो यहाँ पर जो स्टोन्स आप यूज करोगे, क्लियर, क्या यूज करोगे, स्टोन आप जो यहाँ पर यूज करोगे, पोज्ड रबल मैसोनरी में आप जो स्टोन्स का यूज करोगे तो उस स्टोन्स की जो हाइट होगी, तो हाइट ऑफ स्टोन यूज्ड, क्लियर,
जो आप पोस्ट डबल मेसोनरी में स्टोन्स का यूज करते हो उसकी जो हाइट यहाँ पे होती है वो वेरी करती है 50 mm से 200 mm तक, 50 mm टू 200 mm। हाइट ऑफ स्टोन यूज 50 mm टू 200 mm आपकी हाइट यहाँ पर वेरी करेगी। क्लियर। अगर एक पर्टिकुलर कोर्स की बात करूं, पर्टिकुलर कोर्स मतलब कि एक कोर्स आपका ये पूरा हो गया, देन आपने यहाँ पे मोर्टार डाला, फिर आपने फिर से प्लेस्ड कर दिया स्टोन का, फिर आपने मोर्टार लगाया, फिर आपने स्टोन का प्लेस्ड कर दिया। क्लियर। तो ये एक पर्टिकुलर कोर्स की बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर। तो एक पर्टिकुलर कोर्स की अगर मैं बात करूं तो उस पर्टिकुलर कोर्स में पोस्ट डबल मेसोनरी की बात ही चल रही है। तो पर्टिकुलर कोर्स में आप इक्वल हाइट्स के स्टोन्स का यूज करते हो। क्लियर। तो इसमें लिख लेना पोस्ट डबल मेसोनरी में एक तो हाइट ऑफ द स्टोन आपका हो गया 50 mm टू 200 mm, 200 mm आप यूज करते हो। द स्टोन इन पर्टिकुलर कोर्स आर ऑफ इक्वल हाइट। क्लियर। स्टोन इन अ पर्टिकुलर कोर्स, stone in a particular course are of equal height, are of equal height। क्लियर। स्टोन्स जो आप यूज करोगे एक पर्टिकुलर कोर्स में वो कैसे होंगे, इक्वल हाइट्स में होंगे। क्लियर। इस टाइप की आप जो पोस्ट डबल मेसोनरी आपकी होती है जनरली आप इसको पब्लिक और रेसिडेंशियल बिल्डिंग दोनों में आप यूज कर लेते हो। पोस्ट डबल जो आपकी मेसोनरी होती है इसको आप पब्लिक बिल्डिंग एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आप यूज करते हो। तो ये भी नोट डाउन कर लेना कि दिस टाइप ऑफ मेसोनरी यूज्ड फॉर पब्लिक एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट आपका अनकोच्ड रबल की अब बात कर रहे हैं। तो अनकोच्ड रबल को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द स्टोन मेसोनरी। स्टोन मेसोनरी का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो आपका आया है दैट इज द अनकोच्ड रबल। तो इसमें लिख लेना पहला पॉइंट, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन मेसोनरी। इट इज चीपर, यह सस्ती है। क्लियर। और अनकोच्ड जो रबल मेसोनरी आपकी होती है इसको जनरली किस कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है तो वो भी लिख लेना, इट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल्स, गोडाउन्स, गैरेज, लेबर क्वार्टर्स ETC। क्लियर। अब देखो यहां पर क्या होता है अनकोच्ड रबल में आपने डायरेक्टली क्या किया, जो क्वायरिंग की है आपने स्टोन्स की, मतलब नेचुरल रॉक से आपने स्टोन्स को निकाला, उसी स्टोन्स को आपने डायरेक्टली प्लेस्ड करके क्या कर दिया, आपने मेसोनरी कर दी, स्टार्ट कर दी वॉल बनाना। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो बड़े बड़े स्टोन्स निकलेंगे, आपके मन में सर ब्लास्टिंग जैसे फॉर एग्जांपल हमने की है, बड़े बड़े पत्थर निकले तो बड़े बड़े पत्थर को हम पहले जमा देते हैं और उनके बीच में जो स्पेस आता है, गैप आता है, उसके बीच में हम क्या करते हैं, टुकड़ों को भर देते हैं। क्या करते हैं, इसके बीच में हम टुकड़ों को भर देते हैं। ठीक है। इसको हम अनकोच्ड रबल मेसोनरी बोलते हैं। क्लियर। तो वॉल्स जो होती है जनरली 300 mm से 500 mm की होती है आपकी। ठीक है। तो अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना, मैं एक बार बोले दे रहा हूं इसके पॉइंट्स जो मैंने बोले अभी लिखना। द स्टोन्स टू बी यूज्ड फॉर द वर्क आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्वेरी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द लार्जर स्टोन आर लेड फर्स्ट
the larger stone are laid first and the space between them filled up by means of स्पाल्स से स्पेलिंग लिख दी मैंने यहां पे, ठीक है, स्पाल्स और स्नैक्स, SNECKS, क्लियर। तो स्पाल्स और स्नैक्स यहां पे मतलब होता है आपके टुकड़े, पत्थर के जो टुकड़े आपके होते हैं, ठीक है। तो ये कोष्ठ और अनकोष्ठ थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए अपन ने पढ़ लिया है, इसके अंदर आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब एस्लर की अपन बात कर लेते हैं कि एस्लर क्या होता है आपका, क्लियर। तो एस्लर मैसोनरी जो होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप चौकोर पत्थर का यहाँ पे यूज करते हो, क्लियर। तो आप बोल सकते हो एस्लर मैसोनरी में in this type of constructions the square and rectangular of stone are used, clear। आप एस्लर मैसोनरी में क्या करते हो, क्लियर। इसकी बात करूं मैं, एस्लर मैसोनरी की बात करूं तो यहां पे क्या बोलोगे आप, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्टोन आर यूज्ड, क्लियर। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्टोन आप यहां पे क्या करते हो, यूज्ड करते हो, क्लियर। अब जैसे रवल मैसोनरी में मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे पर्टिकुलर कोर्स में आपकी बात क्या कर रहे थे, हम इक्वल हाइट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नेसेसरी नहीं है ये कि आपका जो कोर्स हो वो इक्वल हाइट्स का हो, क्लियर। तो इसमें लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, द कोर्स आर नॉट नेसेसरी, द कोर्स आर नॉट नेसेसरी, द कोर्स आर नॉट नेसेसरी, not necessary of the same height, क्लियर। एस्लर में ऐसा कोई भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, हाइट ऑफ द स्टोन्स, कि हाइट ऑफ द स्टोन्स क्या वेरी करेगी, हाइट ऑफ स्टोन क्या वेरी यहाँ पर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ स्टोन आपका होगा 250 mm टू 300 mm, क्लियर। 250 mm टू 300 mm ये लिखा हुआ है आपका हाइट ऑफ स्टोन रेड कलर से, ठीक है। 250 mm टू 300 mm आपका वेरी करेगा, क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक आप यूज कर रहे हो, तो नेक्स्ट बात है यहाँ पे लेंथ की, कि आपके स्टोन की लेंथ क्या होना चाहिए, तो लेंथ ऑफ स्टोन शुड नॉट एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ स्टोन। ये पॉइंट भी याद रखना, एस्लर में लेंथ ऑफ स्टोन should not exceed 3 times the height क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है द डेप्थ इनटू द वॉल शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू हाफ द हाइट, क्लियर। यहाँ पे अगर अपन डेप्थ की बात करें कि वॉल जो डेप्थ आपकी होगी शुड बी एटलीस्ट किसके बराबर होनी चाहिए, हाफ द हाइट्स के बराबर आपकी होनी चाहिए। तो लिख लेना 3 टाइम्स द हाइट हो गया। इसके बाद लिखना एंड द डेप्थ इनटू द वॉल, एंड द डेप्थ इनटू द वॉल should be at least equal to
हाफ द हाइट, हाफ द हाइट। क्लियर। अब जो आपकी एस्लर मेसोनरी है उसको भी आपने यहाँ पे कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो इसके टाइप देख लेते हैं, एस्लर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो एस्लर फाइन, नेक्स्ट है आपका एस्लर रफ टूल्ड, एस्लर रफ टूल्ड, नेक्स्ट है एस्लर रॉक, एस्लर रॉक, नेक्स्ट है क्वारी फेस्ड, आप इसको बोल सकते हो क्वारी फेस्ड, ठीक है, ठीक है। एस्लर रॉक्स को आप ये भी बोल सकते हो। क्लियर। एस्लर चैम्फर्ड, एस्लर चैम्फर्ड, एस्लर चैम्फर्ड, एस्लर ब्लॉक इन कोर्स, एस्लर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने, एस्लर, एस्लर, एस्लर एंड एस्लर। क्लियर। स्पेलिंग थोड़ी सी मैंने मिस्टेक लिख दी थी, करेक्ट कर लेना इसको। एस्लर है, ठीक है। एस्लर ब्लॉक इन कोर्स, ब्लॉक इन कोर्स, ब्लॉक इन कोर्स, एस्लर फेसिंग। नेक्स्ट आपका क्या है, एस्लर फेसिंग। क्लियर। तो इतने टाइप की आपकी एस्लर मेसोनरी होती, ठीक है। ये आपके टाइप्स हैं एस्लर मेसोनरी के, ठीक है। इन सब के मैं अभी आपको डायग्राम्स भेज दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा किस टाइप की फेसिंग्स होती है, एस्लर मेसोनरी में कैसा अरेंजमेंट होता है आपके स्टोन्स का। क्लियर। ये आप एक बार पिक्चर उनकी देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, पिक्चर आपको एक बार देखना है बस। क्लियर है, क्लियर है पुष्पेंद्र, क्लियर है आपको लिमेश, जल्दी से बताएं क्लियर है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट था वो आपका खत्म होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके कंस्ट्रक्शन से पार्ट में नहीं आएगा क्वेश्चन।
अगर जो एक दो चीजें आपकी अगर बच रही होंगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वाले पार्ट में या कुछ डेटा आपका बच रहा होगा तो एस्टिमेशन में वो आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है, यूएससी वाले सेक्शन में। बाकी आपका बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस जो आपके सिलेबस में था एज पर व्यापम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट आपका क्लोज्ड है, ठीक है, अपन ने सारा सिलेबस इसका पढ़ लिया है। क्लियर है सभी को? अगर आपको कोई डाउट आता है सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग या कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको आती है या नहीं आता है समझ में, देन आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आंसर्स जो भी आपका क्वेश्चंस रहेगा उसका आपको आंसर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये है, अब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना आपको आपके नोट्स में बनवाया गया है, जो क्लास में पढ़ाया गया है, आप उसको ही बस रिवाइज करो। एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह आपको प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। एक बार आपने थ्योरी क्लास में पढ़ ली है, एक बार आप मोस्टली कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लो, इम्पोर्टेंट जो डेटा है उसको आप रिवाइज करो, देन आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इम्पोर्टेंट है बिल्डिंग मटेरियल में जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? For the preparation of GATE, Central and State Assistant Engineer and Junior Engineers exams, subscribe the channel Navigate Institute now.